जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि टेस्ट सीरीज चल रहा है या प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हैं इसको, रेलवे एनटीपीसी के लिए है। ठीक है, तो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी या बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहना, जिसमें जीएस पूछा जाता है। कुल मिलाकर सब में जीएस पूछा जाता है, तो सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो किस सिख गुरु ने? देखिए ऐसा है, ये चीजें अगर आपके दिमाग में आती हैं, जरूर थोड़ी होता कि आपको सब पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है या आप सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो कहाँ कहाँ चीजें कैसे बन सकती हैं वो इसमें हमें समझ में आती है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है। तो आप इसमें आंसर अपना चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। 1577 में इन्होंने अमृतसर की, यानी अमृत मतलब अमृत ही है ना, सर मतलब तालाब है ना, सुधा कह सकते हैं। तो उसकी स्थापना की थी 1577 में, और ये जो है अकबर ने ये जमीन दी हुई थी शायद इनकी पत्नी को। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? देखिए ये भी कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो लोकतांत्रिक शोषण के विरुद्ध समता, इनमें कोई नहीं। तो इसमें क्या जोड़ा गया था भाई? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था शोषण के विरुद्ध। ठीक है, यहाँ पे हाँ शोषण के विरुद्ध ही जोड़ा गया था, शोषण के विरुद्ध ये जोड़ा गया था। बाकी सभी जो है चीजें जैसे प्रस्तावना में होता है ना कि समता का अधिकार, ये सारी चीजें। तो समता का अधिकार फिलहाल तो हमें पता है 12 से 35 तक भाग 3 में होता है, ये अलग मसला है ना। तो ये चीज ध्यान देंगे। बाकी जो है प्रभु संपन्नता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारी चीजें उसी समय थी, लेकिन शोषण के विरुद्ध बाद में ऐड किया गया है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट, लाल किला। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप अपना चुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। तो इंडिया गेट को दिल्ली में है, जो नई दिल्ली में। ठीक है, तो इंडिया गेट ही भारत की राष्ट्रीय स्मारक है, जबकि इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया भारत का मतलब द्वार कहा जाता है, जो मुंबई में है। बाकी राजघाट और ये लाल किला तो सब जानते ही हैं सब। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट आइज लिखी है? तो साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा। तो आत्मकथा कौन लिखी भाई? एस अगेंस्ट आइज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा द्वारा ये लिखा गया था, एस अगेंस्ट आइज। ठीक है, तो ये 2016 में इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, ये वाला एस रहेगा, ये वाला एस नहीं। ठीक है, ACE। आगे चलते हम लोग। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर, मदुरई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। देखिए मैनचेस्टर जो है अमेरिका में है, और वहाँ पे सबसे बेहतरीन, हम कहते तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कपड़े का उत्पादन होता है। तो कपड़े के उत्पादन के मामले में जो होता है तो उपमा दी जाती है ना, तो मैनचेस्टर। तो देखिए यहाँ पर भी जो कपास का उत्पादन होता है, इसके कारण जो है तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर है, यहाँ पर वस्त्र उद्योग का भी काम होता है। ठीक है, तो और इसे हम कहें तो, और यहाँ पर जो है जो मोटर पंप होते हैं ना, उनका भी निर्माण यहाँ पर होता है, तो इसलिए इसे पंप सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम दे दिया जाता है पंप सिटी। ठीक है, और मैं पहले नंबर की बात नहीं करूंगा। पहले नंबर का भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं ऑप्शन में अगर थोड़ा सा दे दूं तो इसका हो जाएगा गुजरात में है। ठीक है, तो इसका कौन सा शहर है जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है, आप बताएंगे। और दूसरा जो दूसरे नंबर का, उसे कानपुर होता है। ठीक है, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, ये याद रखेंगे, इसका बताइएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है? तो समांतर उच्च प्रतिरोध, समांतर निम्न प्रतिरोध, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध और श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर में हम जो है समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है,
समांतर में गैल्वेनोमीटर के साथ जो है वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा जाएगा तो समांतर निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो वो वोल्ट मीटर बनेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही मेमोराइज रखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो कौन सा क्या पूल? ठीक है, तो जॉब शेड्यूलर, रिसोर्स शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉब शेड्यूलर पूल से। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जॉब से शेड्यूलर पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो ये जॉब शेड्यूलर पूल कंप्यूटर का बढ़िया सा क्वेश्चन है, दमदार है। केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाई जाती है? ये जो है ना, ये क्वेश्चन अभी इसी से मिलता जुलता आया था आइसोलेटेड कैटेगरी वाले में, है ना, जो मिनिस्ट्रियल आरआरबी का भी एग्जाम हुआ था। ठीक है, 15 तारीख वाले दिन में। तो इसमें क्या कह रहा भैया, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए, इसमें जो है थोरियम जो है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे हम यूरेनियम निकालते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम का जो है अयस्क है थोरियम। तो केरल के समुद्री तट में रेत की भरपूर मात्रा क्या पाई जाती है? मात्रा में क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो परतदार, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ऐसे ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो बताइए कौन सा पर्वत है? तो इसमें देखिए, आप जो ढूंढ रहे थे वो तो मिला ही नहीं। क्या ढूंढ रहे भाई? आप ढूंढ रहे थे वलित पर्वत, अब वो मिला नहीं और लग गई वाट। ऐसा है कुछ नहीं है, प्रैक्टिस सेट इसीलिए देख रहे हैं कि वाट ना लगे। ठीक है, और इसका जो हो जाएगा वलित पर्वत या परतदार पर्वत, बात एक ही है। ठीक है, हालांकि ये उठता जा रहा है, मुड़ा हुआ है। और अच्छा, इस समय पाकिस्तान और नेपाल और चाइना ने मिल करके उसका मेजरमेंट किया हुआ है। तो फिर उन्होंने बताया कि कितना मीटर तक उठा हुआ है। तो लगभग 1 मीटर या इसका 8 मीटर के आसपास जो है, दशमलव में 8 मीटर तक पर्वत की ऊंचाई बता रहे हैं, है ना। ये कितना था? 8848 था, है ना, लगभग अब 49 हो जाएगा। तो पर्वत की ऊंचाई है वो। ठीक है, और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में ही है, जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। और वो जो है आपका गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक आती है। जो मुख्य भाग है, मुख्य लैंड जो उसका है, वो कहाँ है? वो राजस्थान में है, और उसी पर माउंट आबू भी है। ठीक है, उसी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया है। चलिए, हम लोग भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी नहर। तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर जो है भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है ना। तो सतलज नदी से ये निकाली हुई है। ठीक है, पूरे गुजरात को सिंचित करती है। पूरे नहीं, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, पूरे राजस्थान का लगभग 70 नहीं 70 क्या, लगभग 50, 50-50 कर सकते हैं आप, है ना। काफी क्षेत्र को, काफी बड़े क्षेत्र को यह सिंचित करती है, सबसे बड़ी नहर भी है। ठीक है, अब आगे चलें। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करता है? सूर्य तपन से, स्थलीय विकिरण से, चालन से, संवहन से। ये बड़ा साइंस का सवाल है, बड़ा ध्यान से इसको आंसर करिए। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करते हैं? तो सूर्य तपन नहीं होगा, यही आप लोग गलत कर रहे हैं। संवहन चालन में भी कंफ्यूज मत होइए। बचा हुआ जो हो जाएगा स्थलीय विकिरण के कारण, जो स्थलीय विकिरण है ना, उसकी वजह से क्या करता है, वहां का जो वायु होता है वो गर्मी महसूस करता है। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चला जाता है? तो विभ्रंश घाटी या युग आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या निलंबन घाटी। तो ये ज्योग्राफी का बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो भैया इसका जो है भू विभ्रंश लिख ही दिया है, तो विभ्रंश घाटी ही कहते हैं उसको। ठीक है, और वी आकार की घाटी, ऐसा कुछ उसमें दिमाग में मत लगाइए, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? धंस जाती तो विभ्रंश घाटी कहलाती है, वैली, है ना। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, कोशिका, वेन केवा, फुफ्फुसीय सिरा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से समझें तो जो धमनी होती है, धमनियों में
एक महाधमनी होती है ना, महाधमनी से ही जो है यानी मुख्य होती है। तो सबसे बड़ी का मतलब यही सबसे ज्यादा सबसे लंबी जाल बनाती है। ठीक है, ये सिरा है, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी वो अलग है। इन दोनों में जो है, इसमें इस सिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ओके, तो इसका महाधमनी है, ज्यादा कुछ है नहीं। यूडियोमीटर या इसको आइडियोमीटर कहना चाहिए था। किसका मापन करता है? वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस के आयतन का, वाष्प दाब का। तो यूडियो जो है ये क्या करता है? फिलहाल ये यूडियोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। बाकी ओडोमीटर जो है ये गाड़ियों की स्पीड को मापता है। ठीक है, तो इसे गैस मापी या यूडियोमीटर ही कहते हैं। उसके बाद ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये वाला देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आंसर देखिए, धातुओं को गलाने के लिए, दो धातुओं के संलग्न करने के लिए अपघर्षक के रूप में, विस्फोटक के रूप में। तो जो ट्राई नाइट्रोटोल्यून होती है, लगभग कुछ लोग इसका जो है आंसर ठीक ठाक लगा दिए होंगे। इसका जो हो जाता है विस्फोटक के रूप में। ठीक है, विस्फोटक के रूप में होता है। और इसका जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है C6H2 और NO2 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस NCH3। ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटोल्यून। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर हम TNT कहते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा ये TNT है। ठीक है, तो ये क्या विस्फोटक ही होता है। तो विस्फोटक यानी बम वगैरह बनाने में काम किया जाता, इस्तेमाल लाया जाता है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो निगमित कटौती की अस्वीकृति, मितव्ययिता कटौती, लेखानुदान, सांकेतिक कटौती। तो क्या हो जाना चाहिए इसका भाई करेक्ट आंसर? देखिए, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उस कटौती को हम लोग कहते हैं सांकेतिक कटौती। ठीक है, ये इकोनॉमी से है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है थोड़ा मतलब टफ है। टफ होने का मतलब क्या? बेहतर टाइप का है। तो ये याद रखेंगे, सांकेतिक कटौती जो सिर्फ प्रस्ताव में मांग कर दी जाए उसको दे दिया जाए तो सांकेतिक कटौती में गिन लिया जाता है, जिसे हम टोकन भी कहते हैं, यानी टोकन कट भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो है नहीं, अभी बचा था क्या? हाँ, विश्व में एवेस्टास का अग्रणी उत्पादक देश है। एवेस्टास का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश हो जाएगा भाई? तो फिलहाल ये जो है 2015 तक की बात कर लें तो वो दिखा रहा है तो रसिया ही है एवेस्टास की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे। बेटन कप निम्न में से किस खेल से संबंध रखता है? तो अब देखिए भैया, बेटन कप है और बेटन कप जो है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो बेटन कप जो है हॉकी खेल से संबंध रखता है, कप और ये चीजें भी याद रखें। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा, ऋण सृजन घटेगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सृजन की बात की जा रही है, ऋण सृजन बढ़ेगा यानी कि मुद्रा ज्यादा जो है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में पैसे बाजार में छोड़ दिए जाए तो सबके पास ज्यादा पैसा होगा ना, तो कोई भी आराम से क्या कर देगा? ऋण चुका देगा। ठीक है, तो वो ऋण सृजन घटेगा। लेकिन जब यानी कि पैसे कम होंगे तो उस रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इससे ऋण सृजन बढ़ जाता है। ठीक है, नाइट्रिक ऋण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रिकरण के द्वारा किसको परिवर्तित किया जाता है? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजनीकरण किसके तहत किया जाता है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया को बदलते हैं हम लोग। अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, उसे नाइट्रीकरण कहा जाता है। ठीक है।
में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन मतलब जो बाहर की ओर ना हो। बोरान, पोलोनियम, बिस्मथ, ऐसा कुछ देखिए, और सिलिकॉन। तो बॉर्डर लाइन तत्व होने का मतलब क्या है, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये सेमीकंडक्टर की तरफ दिखा रहा है। तो बोरान, सिलिकॉन, पोलोनियम, ये सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, और आपके उपधातु है, लेकिन बिस्मथ जो है नहीं है, तो ये बॉर्डर लाइन के आसपास भी नहीं है ना। तो उपधातु के क्या क्या हो जाएंगे, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सॉरी हाँ मतलब एंटीमनी कह दिया जाता है, एस है ना, आर्सेनिक, और एसपी जो होगा टेलुरियम, फिर पोलोनियम है ना, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, तत्वों को धातु और अधातु के बीच में रहते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं ना। तो शुरुआत जो होता है, शुरुआत हो जाता है बोरान से। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद टेरोलियम, और उसके बाद पोलोनियम भी आता है ना। पोलोनियम के बाद आपका एस्टेटाइन। ये याद रखेंगे, ये बॉर्डर पूछ सकते हैं, किस्मत है इसका आंसर। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि IPO लाने की योजना बना रहा है? तो वह कौन सा हो जाएगा भाई, थोड़ा सा ये पुराना, तो इसका हो जाएगा NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका आंसर होगा। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है? उदाहरण है कोलाइड विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का, डिग्री मिश्रण का। तो मिश्र धातु कह रहा है ना। तो जब हम मिश्र धातु की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कोई भी चीजें मिलाई जा रही है, सामान जो ऐसा हो ठोस टाइप का, तो इसमें उनका ठोस विलयन, सब मिश्र धातु है ना। कोलाइड जो है हम कहते हैं कोलाइडी विलयन हो जाते हैं, जैसे हम लोग उसको थोड़ी सांद्रता बढ़ जाती है, लिक्विड टाइप का। पायसीकरण जो है चीजें सड़कने लगती हैं पानी के तहत, तो पायसीकरण से भोजन का पाचन होता है। अन्नासन में तो भोजन का कौन सा पार्ट, वसा वाला पार्ट जो है पायसीकरण की प्रक्रिया से उसको पाचन होता है इसका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक के पिता, अशोक का दादा। तो अशोक का ये दादा था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आता है अशोक, ठीक है। तो यहाँ से इसका 321 से स्टार्ट होता है, 321 से लेकर के 298 से तक, और इसका जो है 298 से लेकर के 273 की करिए रचना करिए, तो 69 में वास्तविक इसका राज्य 273 से आगे ये रहता है, तो इसका दादा ही है, ठीक है। ये यहाँ तीन तक, इन तीनों के शासनकाल तक आर्यभट्ट साथ में रहे हैं, है ना। तो ये शासनकाल से चला, उसके बाद सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। भारत के भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें छोटी श्री रामल्ली की मृत्यु हो गई थी, है ना, क्योंकि वो उपवास आमरण अनशन उन्होंने करी थी। तो इसका जो हम कहेंगे तो 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था, है ना। तो पहले जो है समस्या होती थी कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है और वो लगातार 21 दिन तक व्रत रहे थे, 21 दिन तक व्रत के बाद आई थिंक 21 दिन में छोटी श्री रामल्ली की चाहते थे विभाषा के आधार पर विभाजन है, तो हुआ नहीं, तो डेथ हो गई थी, थोड़ा उग्र हो गया माहौल, और 21 नहीं होगा, गलत हो गया, 56 दिन होगा, 21 तो हजारे का भी 56 दिन तक वो लगातार उनको आश्रय करते थे श्री रामल्ली, ठीक है। और फिर उनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो गवर्नर ने करेंगे 53 में कौन सा आंसर होगा? 56 में लगाएंगे, अगर 56 ना वो ना हो तो भी तब आप 56 लगाएंगे, क्योंकि ये पुनर्गठन
तेलुगु वगैरह भी इसी में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ग 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यानी कि कौन ऐसा था जो 1857 का विद्रोह में? खेतिहर मजदूर, साहूकार, किसान, जमींदार। तो 1857 की क्रांति में जो है साहूकारों ने कोई भी किसी भी तरीके का भाग नहीं लिया था, क्योंकि देखिए खेतिहर मजदूर भी परेशान थे, किसान भी परेशान थे, जमींदार भी परेशान हो गए थे। तो 1857 की क्रांति में सभी ने भाग लिया, है ना। सैनिक, किसान, मजदूर, कारीगर, बल्कि जो शासक थे वो, है ना, जो अपमानित दूसरे के जमींदार, वो भी भाग लिए, ठीक है। इन सब ने समर्थन किया, लेकिन जो है साहूकार ये सब चीजें इस समय उन्होंने भाग दिया। यदि ढोल ए धातु बी को प्रतिस्थापित करते हैं तो ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में भारी है, बी की एकमात्र ही प्रतिक्रिया है। तो यदि ढोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करें तो सीधी सी बात है बी की तुलना में ए जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। तो आंसर ये होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? अम्ल है तो देखिए H2O पानी हो गया, सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, और इसका जो ये आ गया देखिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो हमें एसिड चाहिए, है ना। तो इसे पूछ रहा है कि एसिड कौन सी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सोडियम कार्बोनेट ही है, आंसर ये होगा। बता अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके पास है? तो अजमेर, पटना, जयपुर से कोई लेना देना ही नहीं है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तो औरंगाबाद के पास में ही पड़ेंगे। और ये जो है काफी बेहतर है, बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म की जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है 600 से 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे नहीं छूटा है। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कौन सा होता है, यानी सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा दिन, यानी कि उसमें यही पूछ रहा है ना, अत्यंत दीर्घ दिन कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 21 जून, ठीक है। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहा जाता है ना। उसमें क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध जो है और एकदम से उत्तरी गोलार्ध के बॉर्डर पे होता है सब, उसके बाद फिर दक्षिणायन होने लगता है वहां से शुरू, ठीक है। और 22 दिसंबर को यहाँ आ चुका होता है, ठीक है। 22 दिसंबर को यहाँ आ चुका था, यहाँ से फिर उत्तरायण शुरू होता है, तो ये भी संक्रांति मनाई जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। भारत का अमर राष्ट्र गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो इसका क्या हो जाएगा भाई? वंदे मातरम लिखने वाले, एक मिनट थोड़ा सा वॉइस है, मैं इसको रोकता हूँ। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यहाँ पे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे आप लोग। तो इन्होंने जो है इसको 1882 में लिखा हुआ था, इनकी एक पुस्तक थी आनंदमठ, ठीक है। तो ये वहां से लिया गया है, और इसको जो है राजनीतिक अमली जामा पहनाने का काम किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही। तो ये 1896 में इसको राजनीतिक रूप से इन्होंने गाया हुआ था। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर का आप जानते हैं जनगण मन, आमार सोनार, यानी 2 राष्ट्र का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा हुआ है। और ये भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, भारत में एशिया में, जो सबसे पहले नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था 1913 में। 1901 में खुद नोबेल की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो वो पुस्तक इनका गीतांजलि था, उसके लिए मिला था। चलिए, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो इसमें क्या होता है भाई?
अपने जीन्स का आधा हिस्सा, ठीक है, 23-23 होता है, ऐसे 23 और 23 होता है ना, तो यानी हम कहें तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा माता और पिता का योगदान होता है, बस ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन करने के लिए गलत होगा? प्रयोग करने के लिए गलत होगा, एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल, ये तो ठीक है। एक यौगिक का एक मोल, ये भी बात सही है। एक तत्व का एक परमाणु, एक तत्व का एक परमाणु सही है, लेकिन एक यौगिक का एक परमाणु गलत हो जाएगा, यही आंसर होगा हमारा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन का काम कौन करता है भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दूँ हाइड्रा। हाइड्रा एक पौधा है, समुद्री पौधा है, ठीक है। ये अलैंगिक और लैंगिक विधियों से जनन करता रहता है, ठीक है। मुकुलन इसे अलैंगिक जनन करता है, या तो मुकुलन के हिसाब से विखंडन होता रहता है, फिर ये बढ़ जाता है और इस तरीके से इसका प्रजनन होता रहता है। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल्स का मतलब है वाहनों में। तो कौन सा प्रयोग करते हैं भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रो HCl ये होता है, और ये H2SO4 हो जाएगा। तो H2SO4 प्रयोग में लाया जाता है, वो भी गाढ़ा वाला सांद्र, ठीक है। सिट्रिक अम्ल जो है आमतौर पे आपके नींबू संतरे में पाई जाती है। किसे रघुपति राघव राजाराम, किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा हुआ है? किसने, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले पूरा देख लीजिए। गांधी जी, टैगोर, अरविंद घोष, विष्णु दिगंबर, पलुस्कर। तो देखिए सभी लोग फटाफट गलत कर चुके हैं। रघुपति राघव राजाराम जो है इसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा हुआ है। तो ये देखिए ऐसे है क्वेश्चन, है ना, और ये हिंदू भक्ति गीत है। तो ऐसा माना जाता है कि ये रामचरितमानस में से लिया गया है, ठीक है। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इसको लिखा हुआ था, गड़बड़ नहीं करेंगे। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके दो सबसे बाह्य सेल अधूरे हों, वह तत्व जिनमें धातुओं और यहाँ पर क्या होगा? धातुओं दोनों एक गुण है। ज्यादा कटा क्या? इनमें सबसे बाहरी सेल में तो संक्रमण तत्व, तो फिलहाल इसमें पूरी बात समझ में भी नहीं आ रही है, लेकिन ये जो है, ये मुझे संक्रमण तत्व क्या है? वह तत्व जिनके दो सबसे बाह्य सेल, दोनों सबसे बाहरी सेल अधूरे हों, वो संक्रमण तत्व कहलाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका पहला ही हो जाएगा, इधर पता नहीं है कुछ, ये तो बाह्य लिखा है, ठीक है। बाह्य सेल अधूरे होते हैं, तो बस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाह्य सेल दोनों अधूरे होंगे तो संक्रमण यानी तेजी से वो रिएक्ट करेगा। भारत में नया पैसा परिचय कराया गया था 1964 में, यहाँ भी थोड़ा कटा हुआ है। उसका पुनर्निर्माण किया गया 1964 में कराया गया था नए पैसे का, यानी ऐसा कुछ नोटबंदी की बात कर रहा है क्या? तो ठीक है, फिलहाल इसका जो है नया बात वही है, और उसका पुनर्निर्माण 64 में किया गया, तो वो यानी कि मुद्रा चलाई गई थी। तो 1957 में ही सबसे पहले 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था, क्योंकि ये जो है अधिनियम भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1957 को इसको लागू कर दिया गया, जिसका फिर से 1964 में क्या किया गया? इसमें जो है नया शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। बाद में सिर्फ 1 पैसा कहने लगे लोग, है ना। बाद में धीरे धीरे अठन्नी चौनी भी बंद होने लगी, वो अलग मसला है। लास्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है भाई? तो नारियल, चंदन, नीम, वट। तो अब ये वट दे रखा है, तो इसमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, वट मतलब बरगद, तो करेक्ट आंसर बरगद ही होगा। तो इस तरीके से, और यहाँ इसको जो है 1950 में अपनाया गया था, या बताया गया था कि ये जो है भारतीय वृक्ष है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।